Hello students, I am welcoming you again in this video. Today we will discuss a topic from chapter electrochemistry given in class 12th chemistry, that is electrolysis. Without wasting our time, let's start the video. The electrolysis and the product of electrolysis discuss two different things. First one is nature of the product of electrolysis, and second one is the amount of the product of electrolysis. The amount of product of electrolysis we will discuss in Faraday law, but in this video we will discuss only the nature of the product. तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, और इलेक्ट्रोलाइट्स आप पहले से ही जानते हो, बस थोड़ा सा हम आपको हिंट कर देते हैं यहाँ पे एक बार फिर से। इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सभी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो आयन कंटेनिंग होते हैं, मीन्स जिनके अंदर प्रेजेंट होता है आयंस। तो ये आयंस जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो सॉलिड फेज में होंगे तब भी प्रेजेंट रहेगा, लिक्विड फेज में रहेगा तब भी प्रेजेंट रहेगा, और मोल्टेन स्टेट में रहेंगे तब भी प्रेजेंट रहेंगे। मीन्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हर कंडीशन में आयन कंटेन करते हैं। तो जब इलेक्ट्रोलाइट्स को हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो डिसोसिएट क्यों हो जाता है? क्योंकि वाटर हमारा एक पोलर सॉल्वेंट है, और पोलर सॉल्वेंट जो आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उस फोर्स को ब्रेक कर देता है। तो व्हेन एनी इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड इनटू द वाटर, द पोलर नेचर ऑफ द वाटर ब्रोकन द electrostatic force which is acting between the ions, so ions present into the electrolytes are dissociated and separated out। ठीक है, अब इसी डिसोसिएशन के बेस पे आपने इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ा होगा, दो तरीके के होते हैं। एक को हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक को बोलते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो जहाँ पे इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा और वो आसानी से वाटर के अंदर ऐड करने के बाद डिसोसिएट नहीं होते, उनको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं वाटर के अंदर, मींस इनका डिसोसिएशन 100% होगा। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे काम कर रहा होगा वो थोड़ा लेस काम कर रहा होगा, जिसको आसानी से पोलर सॉल्वेंट ब्रेक करके और उनको आयंस में डिसोसिएट कर देता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस पे। तो जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम वाटर के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन कहते हैं। लेकिन उसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हो तो जो रिस्पेक्टिव आयंस होते हैं वो अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, and as a result of electrolysis the ions which are present into the electrolytes are moved towards the respective electrodes। जैसे हमने यहाँ पे कोई भी एक एक्वस सॉल्यूशन ले लिया सॉल्ट का, और जहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। अब जैसे यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इस सॉल्ट के आयंस होंगे वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। मीन्स जो इसका नेगेटिव पार्ट होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है, और इसी पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं
अलग अलग जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट मिलते हैं वो कौन कौन से होंगे और क्यों मिलेंगे, और इस प्रोडक्ट को इफ़ेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है सबसे पहले स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किया है वो किस फेज में है। जैसे अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को केवल सॉलिड फेज में ले लें और इसमें हम कोई सॉल्वेंट ऐड नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आयंस तो इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, बट आयंस कैन नेवर बी मूव। और जब आयंस मूव नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आयंस होंगे वो मूव करके अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने इसको मोल्टेन फॉर्म में ले लिया या फिर लिक्विड फॉर्म में ले लिया तो यहाँ पे आयंस प्रेजेंट भी रहेंगे और मूव भी करेंगे। तो ड्यू टू मूवमेंट्स आयंस आर moving towards the opposite electrode and we get the product at different electrodes। तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए क्लियर हो गया कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप यूज करोगे वो मोल्टेन या फिर लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। सॉलिड स्टेट में अगर आप यूज करोगे तो इलेक्ट्रोलिसिस का आपको प्रोडक्ट कभी नहीं मिलेगा। तो प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए जो दूसरा पैरामीटर है वो है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, मीन्स जिस इलेक्ट्रोलाइट को हम यूज कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स के डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे कलेक्ट होने के लिए ज़रूरत होती है डिस्चार्ज पोटेंशियल की। ठीक है, और डिस्चार्ज पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आयंस का जितना कम होगा उस आयंस का उतना ही ईजिली डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक, मीन्स लेस द डिस्चार्ज पोटेंशियल ईजिली द डिस्चार्ज ऑफ कंस्टिट्यूएंट आयन एट इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब डिस्चार्ज पोटेंशियल के कम होने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर से नीचे मूव करना पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज़ में जैसे जैसे रिएक्टिविटी मेटल की कम होती है वैसे वैसे उनका डिस्चार्ज पोटेंशियल भी लो होने लगता है, और डिस्चार्ज पोटेंशियल के लो होने की वजह से उनका जो डिस्चार्ज होता है वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम कैटायन के डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात करें तो जैसे जैसे आप लिथियम प्लस से सिल्वर प्लस की तरफ चलोगे, मीन्स आप रिएक्टिविटी सीरीज़ में अप टू डाउन मूव कर रहे हो, तो जो रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल है वो डिक्रीज़ हो रहा है, डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए डिस्चार्जिंग यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम निकल और कॉपर को डिस्कस करें तो कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज़ में बिलो है निकल के कंपेयर में, इसलिए कॉपर का डिस्चार्ज पहले होगा। अगर हम हाइड्रोजन कॉपर को डिस्कस करें तो कॉपर पहले होगा। अगर हम एल्युमिनियम हाइड्रोजन को डिस्कस करें तो हाइड्रोजन नीचे, इसलिए हाइड्रोजन का डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। तो दूसरा हम आते हैं एनायंस के ऊपर। तो अगर हम कुछ एनायन की डिस्चार्ज पोटेंशियल को डिस्कस करें तो सबसे कम डिस्चार्ज पोटेंशियल आयोडाइड का होता है और सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल सल्फेट आयन का होता है। इसलिए अगर यहाँ पे दो रिस्पेक्टिव आयंस आपको एक साथ दिखेंगे तो उसमें जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम होगा उसको आपको डिस्चार्ज पहले कराना है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो डिस्चार्जिंग के बेस पे लिखा गया है।
इसका मतलब कि इसका डिस्चार्जिंग सबसे आसानी से हो जाएगा, मीन्स इस आयोडाइड का डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे लो है। तो जैसे जैसे आप इधर से इधर मूव करोगे डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस होता जाएगा और डिस्चार्जिंग की रेट इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर। इस पे चलिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो यहाँ पे हमको ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करानी है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यूज करके। तो NaCl एक्वस है, मीन्स NaCl के साथ साथ यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट है। तो जो NaCl है वो डिसोसिएट होगा इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस, एंड वाटर इज़ आल्सो डिसोसिएटेड इनटू H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैटायन है वो 2 बने हुए हैं और एनायन भी यहाँ पे 2 बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन डिस्चार्ज पहले होगा उसी को आपको डिस्कस करना है। तो जो कैथोड है हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होता है जिसकी तरफ मूव करता है पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन। तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज कैटायन में सोडियम प्लस है और हाइड्रोजन प्लस, और आप रिएक्टिविटी सीरीज़ को अगर देखो तो आपको हाइड्रोजन का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो लेस दिखेगा सोडियम के कंपेयर में, इसलिए आपको डिस्चार्ज यहाँ पे हाइड्रोजन को कराना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए 2H प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा एंड कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस। सेम ऐसे ही अगर हम एनोड पे डिस्कस करें तो एनोड पे भी मूव करने वाले जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होंगे उसमें एक क्लोराइड आयन होगा और एक हाइड्रोक्साइड आयन, एंड द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ क्लोराइड आयन इज़ much more less as compared with the hydroxide ion, so chloride ion is easily discharged over the anode. So 2Cl minus is changed into chlorine gas by releasing 2 electrons. So the product which are obtained at cathode is hydrogen gas and product at anode is chlorine gas, and in solution the material which is obtained is, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, जब डिस्चार्ज हाइड्रोजन प्लस हो गया तो सोडियम बचा हुआ है और Cl माइनस डिस्चार्ज हो गया तो OH माइनस बचा हुआ है। ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं और सॉल्यूशन में आपको मिल जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा और ये दोनों गैस आपको इलेक्ट्रोड पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। तो जो तीसरा फैक्टर है जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट को डिफाइन करेगा वो है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, मीन्स जो अपना पार्टिसिपेशन शो नहीं करता इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो आयंस होते हैं उनके साथ। ठीक है, इसलिए जो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आयंस होंगे वही डिस्चार्ज होंगे कैथोड और एनोड पे अकॉर्डिंग टू देयर डिस्चार्ज पोटेंशियल। एंड 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर प्लेटिनम एंड ग्रेफाइट, and the second one is active electrodes. Active electrodes are all those electrodes which are participate in the electrolysis of the constituent ions। और जो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होंगे इसमें आपका आता है निकल, कॉपर, सिल्वर और बाकी और जो दूसरे मेटल्स होते हैं वो। तो इसमें क्या होगा कि जब आप इनर्ट इलेक्ट्रोड को यूज करोगे तो जैसा मैंने ऊपर आपको इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल दिया है, इलेक्ट्रोलिसिस वैसे ही करानी है, लेकिन अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स आप यूज करते हो तो जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाता है। तो हम सेम एक एग्जांपल के थ्रू दोनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम दूसरा एक एग्जांपल यूज करते हैं।
जैसे यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट का हमको इलेक्ट्रोलिसिस कराना है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यूज करके, तो जैसे ही प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आपको मिल गया तो आप समझ लेना कि ये हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोड है। मीन्स आपको नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस जैसे आपने कराई थी ऊपर के एग्जाम्पल में वैसे ही करा देनी है। तो कॉपर नाइट्रेट हमारा डिसोसिएट होगा, तो कॉपर प्लस और NO3 पे माइनस, सेम ऐसे ही H2O डिसोसिएट होगा तो H प्लस और OH माइनस बनाएगा। ठीक है, तो एट कैथोड क्या होगा, कैथोड पे मूव करने वाला कॉपर प्लस और H प्लस होगा, और कॉपर का डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोजन के कंपेयर में लेस है, इसलिए डिस्चार्ज यहाँ पे आपको कराना होगा कॉपर को। तो आप लिखोगे कॉपर प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू कॉपर सॉलिड। सेम ऐसे ही एनोड पे, तो एनोड पे क्या होगा, अब NO3 और OH में डिस्चार्ज पोटेंशियल OH माइनस का लेस है, इसलिए डिस्चार्ज OH माइनस होगा। तो जो OH माइनस होता है चेंज होता है O2 और H2O में बाय रिलीजिंग 4 इलेक्ट्रॉन। तो आपको कॉपर मिलता है कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस मिल जाता है एनोड पे। ठीक है, और रिएक्टिंग मिक्सचर के अंदर आपको क्या मिलेगा, HNO3। ठीक है, इसलिए एसिडिक सोल्यूशन आपको मिल जाता है। अब अगर यही सेम एग्जांपल हम यूज करें लेकिन तो इलेक्ट्रोड हम चेंज करके कोई एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज कर लें, जैसे हमने कॉपर नाइट्रेट एक्वस लिया है लेकिन इलेक्ट्रोड हमने चेंज करके कॉपर ले लिया, तो जैसे आपको कोई भी एक्टिव इलेक्ट्रोड दिख जाए तो उसमें आपको क्या करना होगा कि जो हमारा मेटल है उसी का एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन कराना है और दूसरे पे रिडक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉपर प्लस से कॉपर में कन्वर्ट हुआ, ये मीन्स प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट से जीरो में जा रहा है, मीन्स रिडक्शन हो रहा है। तो आप कैथोड पे रिडक्शन करा देना उसी मेटल का, और उसी मेटल का आपको एनोड पे ऑक्सीडेशन करा देना है। तो हम लिखेंगे एट कैथोड क्या होगा, कॉपर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा और कॉपर सॉलिड बना लेगा, और एट एनोड क्या होगा, जो कॉपर होगा वो चेंज हो जाएगा कॉपर प्लस में बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर सॉलिड से कॉपर आयन में कन्वर्जन होगा, यहाँ पे कॉपर आयन से कॉपर सॉलिड में कन्वर्जन होगा, ये फिक्स्ड है। ठीक है, इसको आप चेंज कभी नहीं करोगे अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रोड एक्टिव मिल जाता है तो। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं, आपने ले लिया सिल्वर क्लोराइड और यहाँ पे इलेक्ट्रोड आपने यूज किया हुआ है सिल्वर, फैक्टर पे चलते हैं। तो अगला फैक्टर है मोल्टेन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे जब आप मोल्टेन कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो तो वहाँ पे दूसरा कोई सॉल्वेंट का आयंस प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए जो आयंस प्रेजेंट होंगे वो केवल 2 होंगे, जिसमें एक कैटायन और एक एनायन होगा। तो आपको कैटायन को मूव करा देना है कैथोड पे और एनायन को एनोड पे। जैसे अगर हमने NaCl ले लिया मोल्टेन विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट आपको बतानी होगी, तो क्या करोगे आप, NaCl व्हेन डिसोसिएटेड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। अब यहाँ पे कोई सॉल्वेंट तो है नहीं, इसलिए जो एट कैथोड होगा वहाँ पे मूव करने वाला केवल आपके पास एक आयन है सोडियम प्लस, और ये एक इलेक्ट्रॉन को यूज करके रिड्यूस हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम सॉलिड में। सेम ऐसे ही एट एनोड क्या होगा, केवल एक आयन से जो वहाँ पे मूव करेगा Cl माइनस, तो 2Cl माइनस इज़ कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन गैस बाय रिलीजिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट यही दोनों हमेशा आपको मिलते रहेंगे,
यहाँ पे कोई दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो नहीं मिलेगा। अब अगर आप यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की जगह कोई एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज कर लेते हो, तो मैंने आपको पहले ही बोल रखा है उस कंडीशन में केवल आपको मेटल यूज करना है, इसी का एक पे ऑक्सीडेशन और दूसरे पे रिडक्शन होगा, आपको वहाँ पे फिर ये वाला प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले फैक्टर पे। तो अगला जो फैक्टर है वो है ओवर वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो आप जानते हो कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो फिजिबल तो होते हैं, लेकिन उनका जो रेट होता है बहुत ज़्यादा स्लो होता है, इसलिए आपको रिएक्शन होता हुआ अपीयर नहीं होता। तो उस कंडीशन में रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए आपको एक्स्ट्रा वोल्टेज लगाना होता है, जिस वोल्टेज को हम बोल देते हैं ओवर वोल्टेज। और जब ओवर वोल्टेज होता है तो उस कंडीशन में जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होगा, तो जहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था वहाँ पे फिर आपको बबल्स दिखने लगते हैं। वो भी बबल्स किसके दिखेंगे, जो वहाँ पे प्रोडक्ट आपको अपीयर होता हुआ दिखेगा। और प्रोडक्ट जनरली इलेक्ट्रोड पे मिलते क्या हैं, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस इट्सेट्रा। तो इन्हीं गैस के अपीयरेंस की वजह से जो बबल्स बन रहा है, उस बबल्स के बनने की वजह से हम उस पोटेंशियल को, जिस पोटेंशियल पे ये रिएक्शन प्रोसीड होता है, उसको हम बोल देते हैं बबल पोटेंशियल। तो आपसे बबल पोटेंशियल पे कभी कभी शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो आप इसको जानते रहना। ये क्या है कि कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो रेट से प्रोसीड होते हैं या फिजिबल तो होते हैं, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट होता है वो आपको अपीयर होता हुआ नहीं दिखता है। उस कंडीशन में रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए हम एक्स्ट्रा वोल्टेज लगा देते हैं। तो उस एक्स्ट्रा वोल्टेज की लगाने के वजह से क्या होगा, जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो बबल्स क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रोड्स के पास, और उसी बबल्स के जनरेट होने की वजह से उस पोटेंशियल को हम बबल पोटेंशियल कह देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ऐसे रिएक्शंस के लिए जो रिएक्शंस प्रोसीड हो रहे हैं लेकिन बहुत स्लो रेट से हैं। अगर कोई रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है, मीन्स फिजिबल है, और वो आपको रिएक्शन अपीयर भी होता हुआ दिख रहा है, उस कंडीशन में अगर आप ओवर वोल्टेज लगा देते हो, तो ओवर वोल्टेज लगाने से जो प्रोडक्ट होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे हम अगर कहीं पे दो रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट को यूज करें और उसमें कोई एक डिस्चार्ज हो रहा हो, दूसरा ना डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे मान लो कि कहीं पे Cl- और OH- दोनों प्रेजेंट हैं और डिस्चार्ज Cl- हो रहा है, तो जैसे ही आप ओवर वोल्टेज लगा दोगे तो ऐसा पॉसिबल है कि जो डिस्चार्जिंग है वो क्लोरीन की रुक जाएगी और डिस्चार्जिंग फिर OH- की स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से जो प्रोडक्ट आपको क्लोरीन गैस मिल रहा था वो प्रोडक्ट फिर आपको ऑक्सीजन गैस मिलने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओवर वोल्टेज की वजह से जो डिस्चार्जिंग के बाद आपको प्रोडक्ट मिलता है डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे, उनके भी रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से ओवर वोल्टेज की वजह से हम प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे डाइल्यूट H2SO4 का आपको इलेक्ट्रोलिसिस कराना है बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। डाइल्यूट H2SO4 है, मीन्स यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट है, क्योंकि वाटर को यूज करके ही हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं। तो H2SO4 डिसोसिएट हुआ तो 2H+ एंड SO4 2- जनरेट हुआ, और जो वाटर होगा वो डिसोसिएट होके H+ और OH- बनाएगा। तो आपको कैथोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे तो आयन सेम एक ही है, इसलिए H+ ही क्या होगा, यहाँ पे डिस्चार्ज होगा और आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस। लेकिन एनोड पे क्या होगा, अब डिस्चार्ज होने वाले दो आयंस हैं जिसमें डिस्चार्जिंग पोटेंशियल ऑफ OH- इज़ लेस,
इसलिए OH माइनस की डिस्चार्जिंग आपको करा देनी है। तो यहाँ पे O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी का भी इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हो। तो आप एग्ज़ाम्पल में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट कुछ आप सॉल्व कर लेना। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर हम CuCl2 को यूज कर लें और यूज करें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड तो क्या होगा। ये CuCl हमने केवल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मोल्टेन लिया गया है। दूसरा, अगर हम AgNO3 एक्वस को यूज कर लें विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड तो क्या होगा। और तीसरा, अगर हम AgNO3 मोल्टेन यूज कर लें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ तो क्या होगा। और अगर हम AgNO3 यूज कर लें विद सिल्वर इलेक्ट्रोड एक्वस तो क्या होगा। ठीक है, तो ये आप आंसर सॉल्व करके आप चेक कर सकते हो। तो ये पूरा आपका इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट था और उसके कौन कौन से फैक्टर थे जिनकी वजह से इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।